तो दोस्तों आज हो गया 13 दिसंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नए कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए किसानों का आंदोलन अब रफ्तार पकड़ने लगा है। सिंधु बॉर्डर पर डटे संयुक्त किसान आंदोलन के नेता कमल प्रीत ने शनिवार को कहा है कि 14 दिसंबर को सभी किसान नेता सिंधु बॉर्डर पर एक ही मंच पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले। हम इनमें किसी प्रकार के संशोधन के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार हमारे आंदोलन को विफल कराना चाहती है, लेकिन हम इसे शांतिपूर्वक जारी रखेंगे। आपको बता दें कि किसान नेता ने कहा है कि हम अपने आंदोलन को विफल करने के लिए केंद्र द्वारा किसी भी प्रयास को कामयाब नहीं होने देंगे। हमें विभाजित करने और हमारे आंदोलन के लोगों को भड़काने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए थे, लेकिन हम शांतिपूर्वक ढंग से इस आंदोलन को जीत की ओर लेकर जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हजारों किसान दिल्ली चलो के आह्वान के साथ रविवार सुबह 11 बजे राजस्थान के शाहजहांपुर से ट्रैक्टर मार्च शुरू करेंगे और जयपुर दिल्ली हाईवे को जाम कर देंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर, क्या हरियाणा में गिर सकता है भाजपा सरकार। जी आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला हरियाणा की गठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम है। विपक्षी दल चौटाला पर लगातार सरकार से समर्थन वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। वहीं अगर दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री खट्टर सरकार से समर्थन वापस लेते हैं तो फिर सरकार गिर जाएगी। हालांकि दुष्यंत चौटाला पहले भी कहते रहे हैं कि अगर एमएसपी सिस्टम पर कोई भी आंच आती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। आपको बता दें कि शनिवार को दुष्यंत चौटाला से पूछा गया कि क्या हरियाणा की गठबंधन सरकार स्थिर है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, जब तक एमएसपी सुनिश्चित रहेगा तब तक सरकार स्थिर रहेगी। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अगले 20 से 40 घंटे के अंदर सरकार और किसान नेताओं के बीच फिर से बातचीत शुरू होगी और कुछ अहम बातें निकलकर सामने आएंगे। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर, बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। राज्य साथ दे या ना दे, केंद्र अपने दम पर सीएए लागू करेगा। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के दौरान घायल हुए बंगाल बीजेपी के प्रभारी और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सीएए को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीएए लागू करने के लिए स्टेट की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार सक्षम है, अगर स्टेट सहयोग देगा तो भी लागू करेंगे और नहीं देगा तो भी लागू करेंगे। आपको बता दें कि इन दिनों कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल में है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने उन्हें बंगाल का प्रभारी बनाकर भेजा है। गौरतलब है कि असम में शनिवार को नागरिक समाज संगठन की ओर से गुवाहाटी में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का सीएए पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कोई राज्य सहयोग करे या ना करे वो कानून लागू करेंगे। आपको बता दें कि विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में सीएए लागू करने को लेकर मीडिया से अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि देश में सीएए लागू करने के लिए राज्य की मंजूरी कोई आवश्यकता नहीं है। आज की चौथी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव 2021 से ठीक पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहां अपनी चुनावी मशीनरी को बैठाने का फैसला किया है। पार्टी नेताओं ने शनिवार को हैदराबाद में ओवैसी के साथ बैठक के बाद ये बात कहा है। आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल करने वाली एआईएमआईएम ने कुछ दिनों पहले ही ऐलान किया था कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में खड़ी होगी। आपको बता दें कि हैदराबाद में ओवैसी के साथ पश्चिम बंगाल की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इकाई के प्रतिनिधि मंडल की बैठक में आने वाले चुनाव में पार्टी के चुनाव रणनीति की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस बैठक में बंगाल के सभी 23 जिलों से आए नेता भी शामिल थे। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता और बंगाल के पार्टी संयोजक असीम मक्का ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के पश्चिम बंगाल में जल्द आने की उम्मीद है। हम पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी के राज्य चुनाव समिति का गठन जल्द ही किया जाएगा। उम्मीद है कि असदुद्दीन ओवैसी अपने बंगाल दौरे पर पार्टी की चुनाव समिति और बंगाल में कितने सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी इसकी घोषणा करेंगे। आज की पांचवी बड़ी खबर, पीस पार्टी के नेता शादाब चौहान ने सीएए कानून को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत के अंदर ऐसा काला कानून लाया जो भारत के लोगों को धर्म की बुनियाद पर बांटता है और विदेशी लोगों को शरण देता है। जो किसी ने गाने में कहा कि गैरों पे करम अपनों पे सितम, बापू तू तो हानिकारक है, तो ये गाना इस काले कानून पे फिट बैठता है कि पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों, अफगानिस्तानियों पे करम और भारतीयों पे जुल्म
मोदी तू तो देश के लिए हानिकारक है। यह गाना जो कहा गया था कि गैरों पे करम अपनों पे सितम, तो गैरों पे पाकिस्तानियों पे करम भारतीयों पे सितम। नरेंद्र मोदी जी आप हानिकारक हो। इस सीए कानून को बार बार गलत तरीके से हमें समझाया जाता है और बार बार कहा जाता है ये पुरानी बात है, सरकार ने इसको दबा दिया, इस पे बात मत करो। ये अफवाह फैलाई जाती है। ये वही लोग हैं, लिबरल और सेकुलर बनने वाले कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग हैं, या समाजवादी पार्टी के लोग में भी बहुत से लोग समझते हैं, लेकिन बहुजन समाज और कांग्रेस के लोग भी इसमें शामिल हैं, जो कहते हैं कि सीए भूल जाइए, सीए को गुमराह करते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति टिप्पणी करे सीए पर बोलने पर, बाबरी मस्जिद पर बोलने पर, समझ लेना कि इसके जहन में झूठे सेकुलरिज्म का गोबर भरा हुआ है, जिस गोबर की वजह से 70 साल गुलामी में गुजर गए हैं और ये सिर्फ उनकी जूतियां उठाना पसंद करते हैं। इनको मजा आता है कि उन सेकुलर बनने वाली झूठी पार्टियों की जूतियां लेकर चलते रहें और फिर बाद में जब जेल को जाएं तो ये रोते रहें कि नहीं हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं। अरे कौन बोलेगा आपके लिए? कौन लड़ेगा लड़ाई? जब आप इंसाफ का वक्त आता है तो आप सोचते हो कोई हमारे लिए बोलने वाला हो। जब चुनाव का वक्त आता है तो उन तमाम फर्जी सेकुलर पार्टियों की जूतियां सीधी करने लग जाते हैं। आप ये सोचना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, मैं आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर और सरकार कब से इसको लागू करने वाली है इस पर चर्चा कर रहा हूं। साथियों याद रखिए, ना हम शहादत बाबरी मस्जिद भूल सकते हैं, ना हम सीए भूल सकते हैं, और ना ही हम किसानों पर लाए गए ये काले कानून भूल सकते हैं, क्योंकि हम इंसाफ की बुनियाद पर सरकार से मुतालबा करते हैं, धर्म के नाम पर नहीं करते हैं। और जिन लोगों को यह गलत फहमी है उनको दूर कर दूं कि सीए से मुसलमानों का नुकसान होगा। याद रखो, सीए से ओबीसी समाज का आरक्षण छीना जाएगा, दलितों का आरक्षण छीना जाएगा। अगर आज आप एकजुट होकर के सरकार को नहीं हटाए तो आप फिर गुलाम बनने वाले हैं। याद रखिए, वो दिन दूर नहीं जब दोबारा गुलामी आपके कांधे पर डाली जाएगी, फिर वही 5000 साल की गुलामी होगी। याद रखिए, कुछ लोगों के जहन में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर कंफ्यूजन है, वो मैं आपके बीच में चर्चा करना जरूर समझता हूं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या था कि भारत के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति बाहर का आएगा और वो इस्लाम धर्म यानी कि मुसलमान नहीं होगा तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब सवाल ये आता है, तो फिर भारत के लोग इससे चिंतित क्यों हैं? भारत के लोग इसलिए चिंतित हैं क्योंकि एनआरसी और एनपीआर के जरिए पहले सबको डाउटफुल किया जाएगा। डाउटफुल कैसे होता है, समझिए इस बात को बहुत ही आसान भाषा में। भारत के अंदर 90% लोगों के कागज में गड़बड़ी है, क्योंकि आज सिर्फ 10% लोग भी ऐसे नहीं हैं जिनके दादा भी इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर थे। 10% भी लोग ऐसे नहीं है, क्योंकि ये जनरेशन पढ़ाई की तरफ चली है 1980 के बाद, 90 के बाद की। उससे पहले और नामों में बहुत गड़बड़ होती थी, क्योंकि बड़े बड़े नाम होते हैं, कोई भाषा नहीं समझ पाता, कोई कुछ नहीं समझ पाता। 90% सरकारी कागजों में, मिसाल के तौर पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पापा का, अपना और मम्मी का और अपने दादा का, चारों का मिला लीजिए, सबके कागजों में नाम में गड़बड़ मिल जाएगी। सबके नाम में 90% लोगों के नाम में गड़बड़ निकल जाएगी सरकारी कागजों में। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, और खास करके नॉर्थ इंडिया के लोग जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, जो ये क्षेत्र है, इसमें तो 90% से ज्यादा लोगों के सरकारी कागजों जो है उसमें नाम गलत है, किसी की स्पेलिंग गलत है, किसी की जन्म तिथि गलत है, सब गलत होंगे। लेकिन बाकी लोगों को यह कहा जाएगा कि ऐ दलित भाई, तुझको हम लोग इसलिए नागरिकता दे रहे हैं कि तू मुसलमान नहीं है। नागरिकता तो मिल जाएगी, लेकिन कहा जाएगा आरक्षण नहीं देंगे, नागरिकता भीख में दे रहे हैं, हम तुझे मान लेते हैं, तू पाकिस्तानी भगोड़ा है,
हम तुझे मान लेते हैं तो अफगानिस्तानी भगोड़ा है, हम तुझे मान लेते हैं तो बांग्लादेशी भगोड़ा है। और जो कहता है मैं मूल निवासी हूं, वो फिर मूल निवासी नहीं हो जाएगा, बल्कि किराए के टुकड़ों पे पलने वाला एक भिखारी नागरिक हो जाएगा। नागरिकता भीख में दी जाएगी।